एंड्रू कार्नेगी हिस्ट्री के एक ऐसे महान व्यक्तित्व जो कि हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट थे। एंड्रू कार्नेगी का जन्म स्कॉटलैंड के एक गरीब घर में हुआ था, लेकिन फिर भी वो आगे जाकर अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा बने, जिस वजह से एंड्रू कार्नेगी उस टाइम पे दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एंड्रू कार्नेगी ने अमेरिका के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक बड़ा योगदान करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेल्थ एक्वायर किया। सो एंड्रू कार्नेगी का जन्म 187 ईयर्स पहले 25 नवंबर 1835 को स्कॉटलैंड में हुआ था। इनिशियल डेज में वो स्कॉटलैंड में ही रहते थे, लेकिन 1848 में जब वो 12 साल के थे तब एंड्रू कार्नेगी और उनकी फैमिली पिट्सबर्ग यूएसए शिफ्ट हो गए, जो कि उस टाइम पे एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था। कुछ दिन अमेरिका में स्ट्रगल करने के बाद एंड्रू कार्नेगी को स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा। अमेरिका में वो कॉटन मिल्स में वर्क किया करते थे, जिसके बाद 1849 में उनको टेलीग्राफ मैसेंजर की जॉब मिल गई। कार्नेगी बहुत हार्ड वर्किंग थे, वो अपने काम पे डीपली फोकस किया करते थे, जिसकी वजह से वो जल्दी से ये सीख गए कि टेलीग्राफ के डिफरेंट साउंड एंड सिग्नल को कैसे अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। एंड्रू कार्नेगी ने एक ऐसी एबिलिटी डेवलप कर लिया था जिससे कि वो टेलीग्राफ सिग्नल्स को एक बार सुन के ही बिना पेपर पे लिखे ही वो उनको ट्रांसलेट कर लेते थे। एंड्रू कार्नेगी ने ये टेलीग्राफ मैसेंजर की जॉब को बहुत अच्छी तरीके से किया, जिस वजह से 1 साल के अंदर ही उनको प्रमोशन मिला और वो टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। एंड्रू कार्नेगी अपना ये टेलीग्राफ ऑपरेटर की जॉब को इतनी अच्छी तरीके से किया करते थे कि 17 साल के होते होते वो अपने इस जॉब में बेस्ट बन गए थे और उनके इस काम पे नजर पड़ी थॉमस स्कॉट की। थॉमस स्कॉट उस टाइम पे रीजनल मैनेजर थे पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी के। एंड्रू कार्नेगी के टैलेंट को देख थॉमस स्कॉट ने 1853 में एंड्रू कार्नेगी को अपना पर्सनल टेलीग्राफर और पर्सनल सेक्रेटरी बनाया, $35 अ मंथ की सैलरी देके। उस टाइम पे पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी थी और एंड्रू कार्नेगी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया थी। थॉमस स्कॉट एंड्रू कार्नेगी के लिए एक मेंटर की तरह थे। एंड्रू कार्नेगी को वो बहुत सारी चीजें सिखाया करते थे और उनके ही एडवाइस लेके एंड्रू कार्नेगी ने वेरियस बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। 1859 आते आते एंड्रू कार्नेगी 24 साल के हो गए थे और इस टाइम तक वो वेस्टर्न डिवीजन ऑफ पेंसिल्वेनिया रेलरोड के सुपरिंटेंडेंट बन गए, जिसके वजह से उनकी सैलरी बहुत बढ़ गई थी। उस टाइम पे वो $1500 एक साल में कमाते थे, जो कि 1860s में एक बहुत बड़ा अमाउंट था। उस टाइम पे रेल रोड वर द बिगेस्ट बिजनेस इन अमेरिका और पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी उस टाइम पे दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी थी, जिसकी वजह से कार्नेगी को अपने सुपरिंटेंडेंट की जॉब से मैनेजमेंट और कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और ये सब चीजें सीखने के लिए थॉमस स्कॉट ने कार्नेगी को बहुत हेल्प किया और इस जॉब से उनकी बढ़ी हुई सैलरी को कार्नेगी वेरियस बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया करते थे। उन्होंने अपने पैसों को वुडरॉफ स्लीपिंग कार कंपनी में इन्वेस्ट किया। उन्होंने आयरन कंपनीज और ऑयल कंपनीज में भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए। एंड्रू कार्नेगी ने रेलवेज के रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए थे, जैसे कि स्लीपिंग कोचेस की कंपनीज, आयरन कंपनीज, ऑयल कंपनीज, रेल रोड कंपनीज, ब्रिज बनाने की कंपनीज एक्सेट्रा। अब उनके इतने इन्वेस्टमेंट की वजह से एंड्रू कार्नेगी की नॉलेज बिजनेस में बढ़ने लगी और उनको अपने इन्वेस्टमेंट से काफी प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड मिलने लगे और इसी प्रॉफिट्स और डिविडेंड को एंड्रू कार्नेगी फिर से री इन्वेस्ट किया करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे एंड्रू कार्नेगी स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ वेल्थ। 1861 में जब अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो एंड्रू कार्नेगी मिलिट्री रेलवेज और यूनियन गवर्नमेंट टेलीग्राफ लाइंस के सुपरिंटेंडेंट बन गए, जिसके वजह से कार्नेगी ने अमेरिका में वॉर के टाइम पे रेलवेज को एक्सपांड करने में एक बड़ा रोल प्ले किया। 1865 में सिविल वॉर खत्म होने के बाद कार्नेगी ने अपने रेल रोड की जॉब को लीव कर दिया था अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट करने के लिए। वॉर के टाइम पे एंड्रू कार्नेगी ने देखा कि मिलिट्री आर्मीज उस टाइम पे वुडन ब्रिजेस को आसानी से जला देते थे एंड इसलिए देयर वाज अ कांस्टेंट नीड टू मेक स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस। यहाँ से एंड्रू कार्नेगी को अपना फर्स्ट बिजनेस आइडिया मिला, जो था कि पूरे अमेरिका में आयरन एंड स्टील के ब्रिजेस बनाना, और इसलिए 1865 में उन्होंने कीस्टन ब्रिज कंपनी की शुरुआत की। कीस्टन ब्रिज कंपनी नॉट ओनली मेड ब्रिजेस बट दे आल्सो स्टार्टेड एक्वायरिंग आयरन मिल्स एंड माइनिंग एक्सट्रैक्शन कंपनीज, जिससे कि उनको ब्रिज बनाने के लिए डायरेक्टली ह्यूज क्वांटिटी में आयरन मिलता था, बट उनके कंप्यूटर्स के पास में ये चीज अवेलेबल नहीं था एंड यही चीज ने कीस्टन ब्रिज कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एज दिया ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। एंड्रू कार्नेगी अपने कीस्टन ब्रिज कंपनी के अंडर 3 टाइप के बिजनेसेस करते थे। पहला माइनिंग एक्सट्रैक्शन कंपनी, जहाँ से कार्नेगी को बहुत सारा आयरन मिलता था। दूसरा ब्रिज बिल्डिंग कंपनी, जो कि माइनिंग कंपनी से मिले हुए आयरन से ब्रिजेस बनाता था। तीसरा रेल रोड कंपनी, जिसमें कार्नेगी रेल्स बनाकर बेचा करते थे। 1874 में कार्नेगी की कंपनी कीस्टन ब्रिज कंपनी ने मिसिसिपी रिवर के ऊपर एक स्टील का ब्रिज बनाया, जो कि उस टाइम पे दुनिया का पहला स्टील ब्रिज था। इस ब्रिज के सक्सेसफुली बन जाने के बाद अमेरिका में स्टील की डिमांड काफी बढ़ गई थी। अमेरिका में अब स्टील्स ना सिर्फ ब्रिजेस में बल्कि लॉन्ग स्काई स्क्रेपर्स बनाने के लिए भी यूज किया जाते थे। इस अपॉर्चुनिटी को देख एंड्रू कार्नेगी ने स्टील इंडस्ट्री में एग्रेसिवली ग्रो करने का डिसाइड किया
अब क्योंकि एंड्रू कार्नेगी स्टील बनाने के लिए आयरन माइंस, आयरन एक्सट्रैक्शन कंपनीज, रेल रोड कंपनीज एक्सेट्रा को ऑलरेडी ओन किया करते थे, इसलिए उनको स्टील इंडस्ट्री में ग्रो करने में एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एज मिला। 1856 में हेनरी बेसेमर ने स्टील बनाने के प्रोसेस को सस्ता और एफिशिएंट बनाया। इसके बाद जब एंड्रू कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री में एंटर हुए तो एंड्रू कार्नेगी ने कई सारे इनोवेटिव टेक्निक्स और वर्टिकल इंटीग्रेशन का यूज करके उन्होंने स्टील बनाने के कॉस्ट और टाइम दोनों को ही काफी कम कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका में स्टील इंडस्ट्री को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया। कार्नेगी के पहले किए गए एक्विजिशंस के अलावा एंड्रू कार्नेगी ने कई सारे स्टील कंपनीज को भी एक्वायर किया था, जैसे कि 1883 में उन्होंने होमस्टेड स्टील वर्क्स को एक्वायर किया, जो कि उनके वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर्स थे स्टील के बिजनेस में। स्टील बिजनेस में एंड्रू कार्नेगी ग्रेट लेवल्स तक गए और स्टील बिजनेस के थ्रू ही एंड्रू कार्नेगी ने अपना ग्रेट फॉर्चून बनाया। उस टाइम पे एंड्रू कार्नेगी की कार्नेगी स्टील दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। 1890s में टुडे अमेरिका के स्टील इंडस्ट्री का आउटपुट यूके के आउटपुट से भी ज्यादा था, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी स्काई रॉकेट होने लगी। स्टील बिजनेस में कई साल स्पेंड करने के बाद 1901 में जब कार्नेगी 67 साल के हो गए थे तो उन्होंने अपने कंपनी को सेल करने का डिसाइड किया। इसलिए 1901 में एंड्रू कार्नेगी ने अपने स्टील कंपनी को जेपी मॉर्गन को $480 मिलियन में सेल कर दिया, जिसके बाद से एंड्रू कार्नेगी दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए थे। जब एंड्रू कार्नेगी 33 साल के थे तब उन्होंने अपने आप को एक लेटर लिखा था कि जब वो 35 के हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे और सिर्फ फिलैंथ्रोपी पे फोकस करेंगे। बट जब वो 35 के हुए तो उन्होंने एक्चुअली ये चीज को फॉलो नहीं किया। अपने स्टील कंपनी को जेपी मॉर्गन को सेल करने के बाद एंड्रू कार्नेगी अराउंड 70 के हो गए थे और इसलिए उसके बाद से कार्नेगी ने सिर्फ और सिर्फ फिलैंथ्रोपी वर्क पे फोकस किया। एंड्रू कार्नेगी ने 3000 से भी ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई ताकि बच्चे उसमें जाके पढ़ सके। एंड्रू कार्नेगी ने लाइब्रेरीज के अलावा पैसों को डोनेट किया फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन, साइंस, पेंशन, सिविल हीरोइज्म एंड वर्ल्ड पीस। 11 अगस्त 1919 में 83 की एज में उनके डेथ के बाद भी एंड्रू कार्नेगी की फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना फिलैंथ्रोपिक वर्क कंटिन्यू रखा। डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन इमिग्रेंट फ्रॉम स्कॉटलैंड, एंड्रू कार्नेगी ने अमेरिका में आके बहुत सफलताएं हासिल की एंड आज के टाइम पे एंड्रू कार्नेगी को न केवल उनके सक्सेस के लिए बट उनकी ह्यूज फिलैंथ्रोपिक वर्क्स के लिए भी जाना जाता है। एंड अपने इसी फिलैंथ्रोपिक वर्क्स के थ्रू एंड्रू कार्नेगी ने अपना 90% ऑफ वेल्थ को डोनेट कर दिया। तो यही थी कहानी एंड्रू कार्नेगी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आपको ये 10 सेंट वाला वीडियो भी पसंद आएगा। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।